ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की समझ नहीं। सेंटर में ईआरपी आ गया, देखें जिस तरह ये कनेक्टेड है ना सारे इसके साथ, इसी तरह ईआरपी के साथ ये सारे कनेक्टेड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस मैनेजमेंट, डिलीवरी एंड डिपार्टमेंट ये भी कनेक्ट होगा, प्रोजेक्ट एंड एचआर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी सप्लाई चेन क्या है, ये चीजें क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, जिसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी कहते हैं, ठीक है। At the core of ERP are the financial modules including general ledger, account receivable। ये क्या चीजें हैं, जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, बिलिंग एंड फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट। देखें आप में से किसी बच्चे ने अकाउंटिंग पढ़ी है? यस सर। एक बच्चे ने, उसके अलावा? यस सर पढ़ी हुई है। यस सर पढ़ी हुई है। अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या पहले की पढ़ी हुई है आईकॉम वगैरह में? सर ए लेवल्स में। इसमें ए लेवल्स। सर ए लेवल। ठीक है। देखें कुछ जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए मैं और आसान सर अल्फाज मैंने आईकॉम में पढ़ी हुई है। और मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ बेटा। जर्नल वगैरह ये होता है, जर्नल लेजर वगैरह आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब करते हो ना, ठीक है, लेट्स सपोज आपने फॉर एग्जांपल आपने एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक कस्टमर है, वो आपसे उधार पे चीजें परचेज करता है, ठीक है। एक कस्टमर है कैश परचेज करता है। अब जो बंदा फॉर एग्जांपल उधार पे परचेज कर रहा है, तो आप अपने पास एक रजिस्टर के अंदर उसका खाता लिख लेते हो, जी भाई इस बंदे की इस दिन, या फॉर एग्जांपल आज इसने 20 रुपए की या 40 रुपए की ये चीज परचेज की है, तो पूरा महीना क्या करते हो आप, उसका डाटा अपने पास रिकॉर्ड करके उसको कहते हैं जर्नल या लेजर, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग वाले को भी समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, उधारिये जिसे आप कहते हैं, ठीक है, जिनको आपने सर्विसेज दे दी होती हैं। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोडक्ट उसको बेच दिया, वो कहते हैं मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दूंगा। अकाउंट्स पेएबल, जिसको आपने पैसे देने होते हैं, फॉर एग्जांपल सप्लायर है, लेट्स सपोज कैडबरी का सप्लायर है, उसने आपको कैडबरी की चॉकलेट्स दे दी है, लेकिन आपके पास पूरे पैसे नहीं थे सप्लायर को पे करने के लिए, आपने कहा 50% पेमेंट ले लो, 50% एक मंथ बाद आके मुझसे लेना, मैं तुमसे क्रेडिट बेसिस पे चीजें उठा लेता हूँ, मतलब उधार पे चीजें मैं तुमसे ले लेता हूँ, जैसे ही मेरे से बिकेंगी तो मुझसे आगे बाकी की पेमेंट भी दे लेना। तो ये होते हैं अकाउंट्स पेएबल, जिनको आप पैसे देने होते हैं आपने फ्यूचर के अंदर, जिनसे आपने एज ए बिजनेसमैन आपने सर्विसेज ले ली होती हैं, लेकिन अगर आपने उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको पे नहीं किया होता, ठीक है। मतलब एक दुकानदार ने चीजें खरीद ली, लेकिन उस दुकानदार ने सप्लायर को पैसे भी दिए नहीं, ठीक है। बिलिंग एंड फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपके होते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी दुकान है, ठीक है, उस दुकान के अपने कुछ एसेट्स होती हैं, या उसमें कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, वो एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट आपके होती हैं, इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, दुकान आपकी प्रॉपर्टी कह लें, ठीक है, प्लांट फर्नीचर और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इन चीजों का मैनेज करना, अब आप क्या करते हो, फिर इसके अंदर आप बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडरिंग द मूव टू ईयर बेस्ड ऑन सपोर्ट एक्सटेंडिंग ग्लोबल मार्केट, मेक श्योर दैट मल्टीपल फॉरेन अदर फैसिलिटीज मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। अब बेसिकली आप करते क्या हो, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वे के अंदर इन जो खाता, जो आप ये अपने पास जो खाता लिख रहे होते हो, इस खाते को एट द एंड ऑफ मंथ आप क्या करते हो, फाइनलाइज करते हो कि यार इसके अंदर से मेरे अखराजात कितने के थे, मतलब मेरे खर्चे कितने थे, मेरा मुनाफा, मेरी सेल्स कितनी हुई, उस सेल्स के अंदर से मेरा मुनाफा कितना हुआ। तो ये आप ट्रेडिशनल वे के अंदर रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर भी आप लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हो ऐसे। लेकिन ईआरपी के अंदर ये होता है कि आप सिंपली एक एंट्री डालते हो, एंट्री से मुराद कि आप सिंपल ये चीज लिखते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे से किसी बंदे ने कोई चीज उधार पे परचेज की, ठीक है, तो आप लिख दोगे अकाउंट रिसीवेबल और उसका जिसका भी नाम है, उन दोनों को एंट्री डाल दोगे, उस एंट्री का इफेक्ट बिल्कुल एंड तक चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक चला जाएगा, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट है उसका इफेक्ट चला जाएगा। मतलब कि जो आपने स्टेटमेंट 1 महीने बाद बैठ के बनानी थी, कि आपने सारे उधार के दिनों को उसकी अकाउंट काउंट करना था, तो पैसे उसने दिए, उन सारों को आपने ऐड करके माइनस करना था एक्सपेंसेस से, जो आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में या आपने जो आपने प्रोडक्ट ली थी उनमें से माइनस जब आप करते हैं तो अब आपका प्रॉफिट निकलता है ना। मतलब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बिरयानी बना के बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर 100 रुपए की बिरयानी बनाई है और 120 रुपए की बेच रहा हूँ, और इन द एंड मैंने कितनी बिरयानियां सेल की हैं, 10 बिरयानियां सेल की हैं, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 1000 रुपए।
तो जो ऊपर 200 रुपये में 120 के हिसाब से मैंने सेल की, तो हर बिरयानी में से 10-10 रुपये बचते रहे, तो वो कितने बच के समझ लें कि 20 पंजे 100 और 200 रुपये एक्स्ट्रा बन गए ना, तो वो 200 रुपये मेरा मुनाफा है। तो वो 200 रुपये मेरा मुनाफा मुझे कैसे पता चला कि जब मैंने उन 10 को काउंट किया, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप उधार वालों का अखराजात को, अपने अखराजात को, जितने की आपने चीज परचेज की थी, जितने की बेची, उनको जब आप प्लस माइनस करते हैं तो एंड पे जाके एक रिपोर्ट निकलती है जिसको आप कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो वो अगर ट्रेडिशनल वे में बनाए तो उसके ऊपर बहुत टाइम लगता है, बट ईआरपी के थ्रू आप सिंपल एक एंट्री डाल देते हो तो आपको एंड तक आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह होती है। सप्लाई चेन क्या होती है जी? सप्लाई चेन ये होती है कि इसमें दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट समटाइम्स रेफर्ड एज लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक से मुराद ये होता है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं शूज बनाता हूँ, ठीक है। मेट्रो मेरी कंपनी का नाम है, मैं शूज बनाता हूँ और मेरी मेट्रो की डिफरेंट ब्रांचेस है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। अगर तो मैंने अपने ट्रक परचेज किए हुए हैं, ठीक है, अगर मैं अपने ट्रक के थ्रू मेट्रो के शूज अपनी दुकानों पर बेचता हूँ तो ये मेरी पर्सनल लॉजिस्टिक है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं किसी और कंपनी की लॉजिस्टिक सर्विसेज परचेज करूँ और मैं इनको वो लॉजिस्टिक की पेमेंट करता रहूँ और मेरी प्रोडक्ट्स जो है मेरे वेयर हाउस से या मेरे प्रोडक्शन यूनिट से आगे जाके शॉप्स पे डिलीवर करते हैं। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ये सप्लाई चेन के अंदर आता है, ठीक है। improves the flow of material through an organization by managing planning, scheduling, procurement and fulfillment to maximize प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, प्रोक्योरमेंट ये होता है परचेज करना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास अपने ट्रक है और मैं अपनी ट्रक के थ्रू प्रोडक्ट भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ये लगता है कि जब मैं अपने ट्रक के थ्रू चीजें भेजता हूँ इस्लामाबाद तो मुझे उसकी कॉस्ट आती है 10,000 रुपये, ठीक है। लाहौर में मेरा प्रोडक्शन हाउस है, इस्लामाबाद में मेरी शॉप है, तो जब मैं प्रोडक्शन हाउस से इस्लामाबाद में शॉप से भेजता हूँ मुझे एक्सपेंस आता है 10,000 रुपये। वही चीजें अगर मैं एक अपने दूसरे बंदे सप्लायर के थ्रू भेजता हूँ तो उसका मेरा खर्चा आता है 5,000 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी सर्विसेज प्रोक्योर कर लूंगा, मैं उसको कहूंगा जी आप ये मेरी प्रोडक्ट्स 5,000 रुपये में जाके बेचो, ठीक है। तो जो चीज आप खुद नहीं बना सकते, जिस चीज को आपको समझते हो कि खुद बनाने में एक्सपेंसेस ज्यादा है या खुद सेल करने में एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो फिर आप परचेज कर लेते हो, उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट, ठीक है। एंड फुलफिलमेंट टू मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सब मॉड्यूल्स इसको हम आगे देखते हैं, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी उसमें भी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ने बड़े ब्रीफली डिस्कस कर लिया, वही स्टाफिंग, हायरिंग, फायरिंग, इसके अलावा पेरोल वगैरह में कहा जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक सेकंड। Manufacturing operation module make manufacturing operation more efficient through product configuration, job costing, and bills of material management. अल्लाह के बंदे, ERP manufacturing modules often include capacity requirement planning, materials. मैं आपको एक मिनट प्रोसेस के अंदर ही सारा समझाऊंगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इंटीग्रेशन होता है इनको इकट्ठा करना। अच्छा जी, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एवोल्यूशन है इसका ERP का, ठीक है। एवोल्यूशन से मुराद कि कैसे कैसे ईआरपी आगे बना, पहले क्या होता था, फिर क्या हुआ, और ईआरपी क्यों वजूद में आया, इसकी क्या जरूरत थी। बेसिकली 1960s के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि बस चीजें बना रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसके बाद जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चीजें बनाता था, बेचता था, बनाता था, बेचता था, अपना प्रॉफिट कमाता था, ठीक है। तो उस टाइम ईआरपी का जो कॉन्सेप्ट था वो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कि आप इतनी इन्वेंट्री अपने पास रखें कि जो बिक जाए, मतलब इतना स्टॉक बनाए कि जो बिक जाए, एक्सेस स्टॉक इतना ना बनाए कि जो एंड ऑफ द सीजन भी आपके पास पड़ा रहे, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक इन द वेयर हाउस। मतलब वेयर हाउस के अंदर इतना ही एप्रोप्रिएट स्टॉक हो जो बिक सकता हो या जो बिक जाए आपका, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इंक्लूड आइडेंटिफाइंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट, सेटिंग टारगेट्स। क्या क्या एक्टिविटीज के अंदर आती हैं जी? आइडेंटिफाइंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स, पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, मार्केट के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हमारी चाहिए लोगों को, ठीक है। फिर टारगेट सेट करो उसकी बेस पे। लेट्स सपोज अगर मार्केट के अंदर आप समझते हो डिमांड 100 की है तो आप 120 बनाओ, ठीक है, 20 ज्यादा बनाओ। प्रोवाइडिंग रिप्लेनिशमेंट टेक्निक एंड ऑप्शन। रिप्लेनिशमेंट ये होता है कि एक चीज खत्म हो गई है उसको दोबारा से बनाना, ठीक है। जैसे हम लोग शॉप के अंदर अक्सर यूज करते हैं कि अगर लेट्स सपोज डिस्प्ले में से एक आर्टिकल खत्म हो गया है, शर्ट 4 हैंग की हुई थी बैक डिस्प्ले के अंदर,
उसके अंदर से स्मॉल और मीडियम साइज बिक गया है, तो हम सेल्स स्टाफ को कहते हैं यार इसको रिप्लेनिश कर दो। रिप्लेनिश से मुराद के अंदर स्टॉक रूम के अंदर जो उसके साइजेस 2 पड़े हुए हैं, इन साइजेस को शॉपर में से निकाल के हैंगर पे लगा के, तो जहाँ से साइजेस बिके हैं तो वहाँ पे नए पीसेस लगा दो, रिप्लेनिश कर दो। ऐसे ही इन्वेंट्री के अंदर भी होता है कि जब कोई चीज बिक जाती है उसको दोबारा बना के तो उसको सेव की रिप्लेनिश किया जाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग आइटम्स यूजेज, रिकंसाइलिंग द इन्वेंट्री बैलेंसेस, वो इन्वेंट्री बैलेंसेस उसको रिकंसाइल करना, ये ठीक करना, जो रेक्टिफाई करना आप कह रहे हैं समझिए। एंड रिपोर्टिंग इन्वेंट्री स्टेटस, रिपोर्टिंग इन द एंड, जिस तरह बैलेंस शीट बनाते हैं इस तरह इन्वेंट्री की भी आप रिपोर्ट बनाते हैं, कितनी सीजन के अंदर प्रोडक्ट्स बनाई, कितनी सेल होगी, कितनी बच की, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। पहले हमारे पास क्या था, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग 1960s के अंदर, फिर हम लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए टुवर्ड्स मटेरियल 1970s के अंदर। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग यूटिलाइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर scheduling प्रोडक्शन प्रोसेस, एमआरपी, generate schedule for the operations and raw material purchase based on the production requirement। अब हम raw material पर ज्यादा conscious हो गए कि भाई हमने इतना ही raw material purchase करना है जितना हमें जरूरत होगा, जितने की हमने चीजें बनानी है, हमने extra raw material purchase नहीं करना, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स वो होती हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो मैंने 100 शूज बनाने थे, उनमें से 50 शूज बना चुका हूँ, तो वो मेरी फिनिश प्रोडक्ट्स आ गई हैं। 50 और बनाने, तो उसके लिए मैं मजीद रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, और मैं 50 के लिए ही परचेज करूंगा, 60 के लिए परचेज नहीं करूंगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है प्रोडक्शन सिस्टम का, उसके अंदर उसका मतलब मशीन्स वगैरह कैसी हैं, प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है। द करंट इन्वेंट्रीज लेवल एंड द लॉट साइजिंग प्रोसीजर फॉर ईच ऑपरेशन। करंट इन्वेंट्री लेवल क्या है, ठीक है, और लॉट जिसे हम बल्क में कहते हैं, साइजिंग प्रोसीजर फॉर ईच ऑपरेशन। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग इसी का हिस्सा है, ये 1980s में भी इसके ऊपर भी दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग आप कह लो उसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग और एमआरपी यूटिलाइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन आ गया, फ्रॉम प्रोडक्ट प्लानिंग, पार्ट्स परचेजिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल टू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ गई ईआरपी। टाइम का मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलूंगा, नेक्स्ट मीटिंग में फिर स्टार्ट करेंगे उसको, आपको और क्लियरली डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, बल्कि मीटिंग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, उसी के अंदर मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ कि मीटिंग के अंदर फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, आधा एक के अंदर आधा दूसरे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग काइंडली ज्वाइन कीजिए।